नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोचो इंडिया पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे हैरान करने वाली ठगी की कहानी के बारे में, जिसका नाम है बबानी सिसोको रॉबरी। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्कैम था जिसमें जादू, टोने, अमेरिका लालच और एक बैंक की बड़ी गलती शामिल थी। फुटाना बबानी सिसोका, ये एक नाम का आदमी जो बाली से था, इसने दुबई के इस्लामिक बैंक से करोड़ों रुपए ठग लिए और पूरे बैंक को खत्म करने की कगार पर आ गया था। क्या आप जानते हैं कि यह स्कैम इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई? आज हम इसकी पूरी डिटेल्स, बैकग्राउंड, कैसे हुआ और इसका अंत क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। अगर आप क्राइम स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्कैंडल्स या मोटिवेशनल लेकिन नेगेटिव लेसन्स पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसी कहानियां कैसी लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। फुटांगा बबानी सिसोको का जन्म 1950 के दशक में माली में हुआ था। माली एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जहां गरीबी और अवसरों की कमी आम है। सिसोको एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनमें महत्वाकांक्षा थी। वे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन व्यापार में रुचि रखते थे। 1980 के दशक में सिसोको ने छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए, जैसे आयात निर्यात। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब वे इस्लामिक दुनिया में घूमने लगे। वे खुद को एक धार्मिक व्यक्ति बताते थे और कहते थे कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं। हां, आपने सही सुना, जादू। सिसोको दावा करते थे कि वे काला जादू या अफ्रीकी पारंपरिक जादू से पैसे को दोगुना कर सकते हैं। यह दावा कोई नया नहीं था। अफ्रीका में ऐसे कई स्कैमर होते हैं जो मनी मल्टीप्लिकेशन का वादा करते हैं, लेकिन सिसोको ने इसे बड़े स्तर पर ले जाने का प्लान बनाया। 1990 के दशक की शुरुआत में वे दुबई चले गए, जहां अमीर लोग और बैंक बहुत थे। दुबई तब तेजी से विकसित हो रहा था और लोग आसान अमीरी के चक्कर में फंस जाते थे। सिसोको ने खुद को एक अमीर व्यापारी के रूप में पेश किया, महंगे कपड़े, बड़ी कारें और एक रहस्यमयी आभा। अब सोचिए, एक गरीब देश से आया आदमी कैसे इतना अमीर दिखता था। दरअसल यह सब दिखावा था। सिसोको ने छोटी छोटी ठगियां करके पैसे जमा किए थे, लेकिन उनकी असली योजना बहुत बड़ी थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने दुबई इस्लामिक बैंक को अपना शिकार बनाया। दोस्तों, दुबई इस्लामिक बैंक DIB 1975 में स्थापित हुआ था। यह मध्य पूर्व का पहला इस्लामिक बैंक था जो शरिया कानूनों के अनुसार काम करता है। मतलब कोई ब्याज नहीं, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग। 1990 के दशक में बैंक तेजी से बढ़ रहा था और उसके पास अरबों डॉलर थे, लेकिन बैंक के मैनेजरों में लालच भी था। 1985 में सिसोको दुबई पहुंचे और बैंक के एक सीनियर मैनेजर मोहम्मद अयूब से मिले। अयूब एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति थे जो बैंक में हाई पोजीशन पर थे। सिसोको ने अयूब को बताया कि वे एक अमीर अफ्रीकी व्यापारी हैं और उनके पास जादुई शक्तियां हैं जो पैसे को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। शुरुआत में अयूब को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सिसोको ने एक डेमो दिया। उन्होंने थोड़े पैसे लिए, एक कमरे में बंद होकर जादू किया और 2 गुने पैसे लौटाए। यह कैसे हुआ? दरअसल यह एक ट्रिक थी। सिसोको पहले से ही पैसे छिपा रखते थे और केमिकल्स का इस्तेमाल करके नोटों को मल्टीप्लाई दिखाते थे। यह एक पुराना स्कैम है जहां कागज को काले रंग से ढककर फिर साफ करके नए नोट बनाते हैं। अयूब फंस गए। वे सोचने लगे कि अगर यह सच है तो बैंक को बहुत फायदा होगा। सिसोको ने कहा कि वे बड़े अमाउंट के लिए जादू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक से लोन चाहिए। अयूब ने बैंक के पैसे से सिसोको को छोटे छोटे अमाउंट दिए और सिसोको ने 2 गुना करके लौटाए। इससे अयूब का विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे सिसोको ने बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि वे $100 मिलियन को दोगुना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल केमिकल्स और रिचुअल्स की जरूरत है। अयूब ने बैंक से पैसे निकालने शुरू किए बिना किसी ऑफिशियल अप्रूवल के। यह बैंक की सबसे बड़ी गलती थी।
अब कहानी रोमांचक मोड़ लेती है। 1995 से 1996 के बीच सिसोको ने अयूब से कुल $242 मिलियन, आज के हिसाब से लगभग $500 मिलियन से ज्यादा ठग लिए। कैसे? सिसोको दुबई में एक लग्जरी होटल में रहते थे। अयूब बैंक से पैसे निकालकर सिसोको को देते और सिसोको जादू करने का वादा करते। हर बार सिसोको कहते कि जादू पूरा होने में समय लगेगा, कभी केमिकल्स की कमी, कभी रिचुअल का समय। वे थोड़े थोड़े पैसे दोगुने करके लौटाते ताकि अयूब का लालच बढ़े, लेकिन असल में सिसोको पैसे को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा रहे थे। उन्होंने माली में एक एयरलाइन कंपनी शुरू की, होटल्स खरीदे और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। सिसोको इतने चालाक थे कि उन्होंने दुबई में हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती की। वे खुद को एक फिलैंथ्रोपिस्ट बताते, गरीबों को दान, मस्जिदों को मदद। इससे उनकी इमेज अच्छी बनी रही। अयूब भी फंसते गए क्योंकि वे सोचते थे कि अगर स्कैम पकड़ा गया तो वे भी जेल जाएंगे। एक बार सिसोको ने $10 मिलियन लिए और कहा कि जादू के लिए अफ्रीका जाना पड़ेगा। वे चले गए और कभी नहीं लौटे, लेकिन अयूब को विश्वास दिलाने के लिए फोन पर बात करते रहते। कुल मिलाकर यह स्कैम 18 महीनों तक चला। बैंक को नुकसान हुआ $242 मिलियन का, जो उस समय का सबसे बड़ा बैंक स्कैंडल था। दोस्तों, हर स्कैम का अंत होता है। 1996 में दुबई इस्लामिक बैंक के हाई मैनेजमेंट को शक हुआ जब अकाउंट्स में बड़ा गैप दिखा। उन्होंने जांच शुरू की और पता चला कि अयूब ने बिना अप्रूवल के पैसे दिए हैं। अयूब को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने सब कबूल लिया। सिसोको तब माली में थे। दुबई पुलिस ने इंटरपोल की मदद से उन्हें ट्रैक किया, लेकिन सिसोको माली के एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने पैसे से राजनीतिक पार्टियां फंड की और खुद को संसद सदस्य बनवाया। माली सरकार ने उन्हें प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मचा। अमेरिका, यूएई और अन्य देशों ने दबाव डाला। 1998 में सिसोको को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ अमेरिकी नागरिकों को भी ठगा था। ट्रायल में सिसोको ने दावा किया कि यह सब जादू था और वे निर्दोष हैं, लेकिन सबूतों से साबित हुआ कि यह एक सोची समझी ठगी थी। सिसोको को 1998 में अमेरिका में 3 साल की सजा हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ 43 दिन जेल में बिताए क्योंकि उन्होंने प्ली डील की। फिर वे माली लौटे और वहां हीरो जैसे स्वागत हुआ। उन्होंने अपनी एयरलाइन चलाई, राजनीति की और 2002 में माली के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए, हालांकि हार गए। अयूब को दुबई में 3 साल की सजा मिली और बैंक को बड़ा नुकसान हुआ। सिसोको की मौत 2006 में हुई, लेकिन उनका स्कैम आज भी याद किया जाता है। अब सबक क्या है? पहला, लालच से बचें। आसान अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरा, बैंकों को सख्त नियम फॉलो करने चाहिए। तीसरा, जादू टोने जैसे दावों पर कभी विश्वास न करें। यह कहानी बताती है कि इंसानी कमजोरियां कैसे बड़े स्कैंडल्स को जन्म देती हैं। दोस्तों, यह थी बबानी सिसोको रॉबरी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर कोई डिटेल मिस हुई या आप और जानना चाहें तो कमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें सोचो इंडिया को, ताकि अगला भाग आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। धन्यवाद।